फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, है ना। हमारा पॉइंट है आज का एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन या दूसरा वर्ड क्या है इसके लिए, फर्मेंटेशन, किण्वन जिसे कहते हैं। अब ये जो पॉइंट है एनसीईआरटी में वो इस पैटर्न से दे रखा है, देखिएगा। जैसे हम ये कह रहे हैं कि ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो दो मॉलिक्यूल पाइरुवेट के बनते हैं, है ना, ये दो मॉलिक्यूल पाइरुवेट के तो साइटोप्लाज्म में बन गए। अब इसका आगे फैक्ट क्या होगा, इसका भविष्य क्या होगा, ये आगे क्या रिएक्शन करेगा। तो इसमें पाइरुवेट में ये जो सारी प्रोसेस है वो किस में चल रही है, अपने सेल में चल रही है, क्योंकि ये पार्ट क्या है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन का है, ब्रीदिंग का नहीं है। पहला स्टेप था ब्रीदिंग, सेकंड स्टेप था सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन का पहला पार्ट क्या था, कौन सा था, ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या था, जहां मैं यहाँ पे लिख देती हूँ भलाई कि ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज दो पाइरुवेट में बदल जाता है। अब आती है ये पाइरुवेट का, हम क्या बोल रहे हैं कि फैक्ट ऑफ पाइरुवेट, है ना, ये क्या है। तो ये डिपेंड करेगा कि उसको ऑक्सीजन मिली है या ऑक्सीजन नहीं मिली है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती, माइनस माना एब्सेंस, है ना, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो क्या करेगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। और अगर प्रेजेंस है तो वो क्या करेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। ओके, पहली कंडीशन तो ये कि उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड हो, और दूसरी कंडीशन ये, जैसे मैं ये बोलूं कि ये जो प्रोकैरियोट्स है ना, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, या ऐसी कंडीशन जहाँ एनाएरोबिक कंडीशन हो, वो तो वो बात हो ही गई। दूसरा मैंने क्या बोला, प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया जब होता ही नहीं है, इसका मतलब ऑल रिएक्शन अकर इन साइटोप्लाज्म, है ना। जबकि आपको पता है कि अगर एरोबिक रेस्पिरेशन करना है तो एरोबिक रेस्पिरेशन में अपने को क्रेब्स साइकिल और ईटीएस से रिलेटेड एंजाइम चाहिए, और ये एंजाइम कहाँ होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। इसलिए एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या करेगा, ये सारी रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस वाली तो हो ही गई साइटोप्लाज्म में, लेकिन इसके बाद की जो प्रोसेस है वो किस में होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका मतलब ये जो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन है, इन दोनों बातों पर डिपेंड करेंगे, ऑक्सीजन की एब्सेंस और प्रेजेंस, ठीक है, वो तो फर्स्ट प्रेफरेंस है ही, लेकिन साथ में ये भी है कि उसको माइटोकॉन्ड्रिया मिला या नहीं मिला। इसीलिए ऑल प्रोकैरियोट्स, है ना, उसमें तो आपको पता है कि जो है सारी की सारी रिएक्शन जो है वो साइटोप्लाज्म में ही होती है। अब आते हैं हम कि इस एनारोबिक रेस्पिरेशन में होता क्या है। तो हमारा सेकंड स्टेप है, देखो यहाँ पे सेकंड स्टेप क्या, मतलब इसी को एक्सप्लेन करना एक तरह से। तो हम क्या कह रहे थे, ग्लूकोज जो है ना, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है। ये ग्लाइकोलाइसिस की शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ मैं, है ना, शॉर्ट स्टेज स्टाइल, है ना। तो ग्लूकोज जब जो है आगे ब्रेक डाउन होता है तो आपको पता है यहाँ क्या बनता है, 3PGAL। सारी की सारी रिएक्शन नहीं लिख रही हूँ, ध्यान रखना। ये रिएक्शन वो है जब क्या करता है, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट कन्वर्ट होता है ना, तो ये वाली वो वाली रिएक्शन है। अब 3PGAL है ना, ये कन्वर्ट होता है किसमें, 3PGA 1,3-डाई-PGA। ओके, अब ये कन्वर्ट होता है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, और फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बदलता है किसमें, पाइरुवेट में। मैं ये वो वाला चार्ट बना रही हूँ जान के, एनसीईआरटी वाला, ताकि एनसीईआरटी वाले चार्ट की शक्ल भी समझ में आ जाए आपको, है ना। कई बार क्या होता है, फ्लो चार्ट बड़ा सीधा सा होता है, बड़ा सिंपल सा होता है, पर आपको होता नहीं, वो पैटर्न समझ में नहीं आता ना। ये एक जनरल प्रॉब्लम है बच्चे की, कोई तुम्हारी और मेरी कोई स्पेशल नहीं है ना। तो ये वाली रिएक्शन तो कौन सी है, ये जो भी ये सारी रिएक्शन तो कौन सी है, ग्लाइकोलाइसिस की। इसका मतलब इस फ्लो चार्ट में पहला स्टेप दे रखा है ग्लाइकोलाइसिस।
अब ग्लाइकोलाइसिस में ये रिएक्शन स्पेशली क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या था याद करो, ये सारे मॉलिक्यूल कितने हैं बच्चा, दो दो मॉलिक्यूल है ना, ये दो दो मॉलिक्यूल है। ओके, तो इसका मतलब यहाँ एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करने के लिए, एल्डिहाइड जब एसिड में कन्वर्ट होता है तो इसका मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो जब किसी एक का ऑक्सीडेशन होगा, इसका मतलब पक्की बात है कि किसी दूसरे का क्या होगा, रिडक्शन होगा। और रिडक्शन होने की प्रक्रिया किससे होती है, एल्डिहाइड जब एसिड में बदलता है ना, यानी CHO ग्रुप जब C डबल बॉन्ड OH ग्रुप में बदलता है तो यहाँ हाइड्रोजन रिलीज होता है। इस हाइड्रोजन को लेने के लिए यहाँ हाइड्रोजन एक्सेप्टर बैठा होता है साइटोप्लाज्म में, तो वो NAD प्लस NADH प्लस H में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो क्या बोलते हैं इसे ऐसे, हालांकि लिखने का तरीका अच्छा नहीं है पर फिर भी ऐसे भी लिखा हुआ होता है कई बार, एग्जैक्ट तरीका यही है। ठीक है, ये थी प्रोसेस यहाँ पर। तो ये तो एक पहला स्टेप याद करना है। अब आप देखो कि हमने कहा कि इसका फैक्ट क्या होगा, तो अगर ये ऑक्सीजन नहीं होगी उसके पास, हाँ यहाँ वाला है ना, अगर उसको ऑक्सीजन नहीं होगी उसके पास तो क्या कंडीशन होगी, दो पॉसिबिलिटी बनती है। ऑक्सीजन होगी तो एरोबिक है, ऑक्सीजन नहीं होगी तो दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो वो एसिडिक फर्मेंटेशन करता है ना, या तो वो एसिडिक फर्मेंटेशन करता है और या वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा माइक्रोब या कौन सा ऑर्गेनिज्म है। ऐसा नहीं है कि सारे प्रोकैरियोट्स में ही होते हैं, है ना। आपको पता है प्रोकैरियोट्स के अलावा सबसे ज्यादा फेमस कौन है फर्मेंटेशन के लिए, यीस्ट है, जो कि यूकैरियोट्स है। यूनिसेलुलर फंजाई है जिसमें जाइमोज एंजाइम के लिए स्पेशली जाइमेज एंजाइम पाया जाता है, तो फर्मेंटेशन के लिए तो सबसे फेमस ऑर्गेनिज्म ही यीस्ट है ना। तो कहने का मतलब मैं ये नहीं कहूंगी केवल प्रोकैरियोट्स में होते हैं, ओनली प्रोकैरियोट्स नहीं, है ना। प्रोकैरियोट्स में तो होते ही हैं, लेकिन जैसे हमारी मसल सेल है ना, हम जब एक्सरसाइज करते हैं, बहुत तेज दौड़ते हैं, तो हमारी बॉडी में पूरी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। तो उस स्थिति में भी क्या होता है, ऑक्सीजन जब नहीं पहुंच पाएगी तो हमारी, हम दौड़ते तो ये ना पाँव में ऐसे गांठें सी बन जाती है ना। तो गांठें सी क्यों बनती है, क्योंकि वहां ऑक्सीजन जब सप्लाई पूरी नहीं पहुंच पाती तो मसल में क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होना शुरू हो जाता है और वहां लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। तो वो क्या कहलाएगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहलाएगा, यानी वो किस कैटेगरी में आएगा, एसिडिक फर्मेंटेशन की कैटेगरी में आएगा। ऐसे ही ब्यूटाइरिक एसिड है ना, एसिटाइल क्या कहते हैं इसे, ब्यूटाइरिक एसिड, एसिटिक एसिड, इस टाइप के भी कुछ ऑर्गेनिज्म जो कि प्रोकैरियोट्स की हेल्प से जो है एसिडिक फर्मेंटेशन करते हैं। ऐसे ही एल्कोहलिक फर्मेंटेशन बहुत ही फेमस है ना। वो पर्टिकुलर जो फेमस एग्जांपल है वो अपना यीस्ट है, जिसे सैकेरोमाइसिस सिरेबेसिस कहते हैं। ये जो प्रोसेस है ना, इसको 12th की एनसीईआरटी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में पूरा कंप्लीट दे रखा है, बट हम यहाँ पे रिएक्शन जरूर करेंगे। ठीक है, आओ जरा, बात क्या चल रही थी कि इसकी पॉसिबिलिटी दो बनती है, या तो एसिडिक फर्मेंटेशन या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, है ना। तो देखो इसका मतलब क्या करेगा, या तो पाइरूवेट किसमें बदलेगा, लैक्टिक एसिड में, है ना, डिपेंड ऑन द स्पीसीज, डिपेंड ऑन द सेल टाइप्स ऑफ सेल, और या किसमें बदलेगा वो C2H5OH, इसको क्या कहते हैं, इथेनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, इथेनॉल, बट इसके साथ क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो फैट ऑफ पाइरूवेट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना, इट मे बी टू टाइप्स ऑफ कंडीशन, है ना, one is acidic fermentation and other is alcoholic fermentation and depend on the type of cell or type of organism. Okay, अब देखो हम इसकी छोटी छोटी सी बात आगे बोलते हैं। पहले ये फ्लो चार्ट हमारा क्लियर हो गया है ना। ये ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट में अब ये या तो लैक्टिक एसिड बनाएगा या अल्कोहल बनाएगा। अच्छा एक बात यहाँ पर ही पूरी कर देते हैं, हालांकि बाकी रिएक्शन हम बाद में करेंगे। ये जो NADH यहाँ बना है ना, ये NADH यहाँ वापस यूज होता है ना। तो जो 2NADH बने हैं ये वापस यहाँ किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 2NAD प्लस में। ऐसे ही यहाँ पर भी वापस वही प्रोसेस है, अगर ये भी करेगा तो भी ये 2NADH जो है
DH है वो 2NAD प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन कैसे होती है। अब अपना क्या था, पहला था लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, देखो ये जो इसका सबसे फेमस एग्जांपल कौन सा है हमारा, फर्मेंटेशन। इसका सबसे शानदार एग्जांपल कौन, जो एनसीईआरटी में वही दे रखा है ना। एक्सरसाइज के समय जो ये मसल सेल्स होती है ना, एक्सरसाइज के समय मसल सेल्स होती है ना, वहां पर ये प्रोसेस होती है। बस कुछ नहीं याद करना है आपको, क्या हुआ, पहला स्टेप तो ग्लूकोज वाला था ही, इसमें कोई डाउट है कि नहीं, है ना, क्योंकि पहली स्टेप तो ग्लाइकोलाइसिस है। ग्लूकोज जब 2 पाइरुवेट में बदलता है ना, ग्लूकोज जब 2 मॉलिक्यूल पाइरुवेट में बदलता है, तो इस रिजल्ट में क्या होता है अपना, यहाँ पे आपको याद है अच्छे से कि जो है 2 ATP कन्वर्ट हुई 2 ATP में। मैं जान के कर रही हूँ क्योंकि मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि 4 ATP बना था, बट आपको पता है कि 2 ATP यूज हो गया, तो मतलब नेट प्रॉफिट क्या कहूंगी मैं, 2 ATP, ओके। और 2 NAD प्लस जो थे वो 2 NADHHS प्लस में कन्वर्ट हो गए, ओके। पहला स्टेप तो ये पूरी रिएक्शन जब हमें पूछे तो ये करना होता है, ओके। और सेकेंड स्टेप क्या होता है, ये जो 2 मॉलिक्यूल पाइरुवेट के हैं ना, 2 मॉलिक्यूल जो पाइरुवेट के हैं, 2 मॉलिक्यूल पाइरुवेट के हैं, वो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ लिख रही हूं मैं लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, जहां Zn+2 कोफैक्टर का काम करता है, ये कन्वर्ट हो जाते हैं लैक्टिक एसिड में। अब ध्यान रखना आपको एक बात अच्छे से, यहाँ CO2 नहीं बनती है, ठीक है, जबकि आगे अल्कोहल आएगा तो उसमें CO2 बनेगी। तो ये एक ही स्टेप में पूरा होती है रिएक्शन। और इसके साथ साथ क्या ध्यान रखना है, यहाँ जो ये NADH2 बना था, 2 मॉलिक्यूल NADHH वाले बने थे, वो यहाँ पे उल्टा किस में हो जाएंगे कन्वर्ट, NAD प्लस में। तो एक तरह से क्या कहूँ, अगर मैं एनर्जी के लेवल पे कहूँ तो ये देखो एनर्जी जो रिडक्टिव एनर्जी यहाँ बनी थी वो यहाँ यूज हो गई है। इसका मतलब ये एक्चुअल में प्रोसेस अगर कोई मानेगा तो क्या कहेंगे कि ये एक तरह से रिडक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि इसका जो हाइड्रोजन ऐड होगा तो ये बना। इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन तो हो ही नहीं रहा है, ये तो रिडक्शन प्रोसेस है। अच्छा, लैक्टिक एसिड बना है, इसका मतलब लास्ट में क्या है, इनऑर्गेनिक नहीं बना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना है ना, यानी कि अभी तक कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ी हुई है। इट मींस क्या कहना चाह रही हूं मैं, ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है। और दूसरा क्या ध्यान रखना है, यहाँ CO2 नहीं बनती है। नेक्स्ट स्टेप में ये डिफरेंस भी आ जाएगा। चलो अगला अपना नंबर 2 कौन सा करना है हमें, नंबर 2 है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। नंबर 2 है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ओके। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कोई ज्यादा माथापच्ची नहीं है इसमें, आपको बस सिर्फ याद रखना है। इसमें क्या होगा, पहला स्टेप तो सेम होगा, है ना, कौन सा वाला कि ग्लूकोज जो है ना, ग्लूकोज कन्वर्ट होगा 2 पाइरुवेट में, ओके। तो 2 पाइरुवेट में बदलेगा, सेम प्रोसेस में लिख रही हूँ, समय नहीं खराब करके, इसलिए जल्दी से लिख रही हूँ NADH+, है ना, इसमें NAD+ था जो था वो इसमें कन्वर्ट हो गया, और साथ में रिलीज क्या हुआ था, टोटल नेट गेन के हिसाब से 2 ATP गेन हुआ था, ओके। अब देखो ये तो थी ग्लाइकोलाइसिस। सेकंड स्टेप क्या होगा, ये जो 2 मॉलिक्यूल पाइरुवेट के हैं, है ना, 2 मॉलिक्यूल पाइरुवेट में हैं, ये पहले डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ओके। कौन सा एंजाइम होगा, डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में पहले बनाएंगे एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड प्लस CO2, ओके। अब नेक्स्ट यहीं पे लिख रही हूँ बेटा, हाँ। तो ये अगला क्या होगा, एसिटल्डिहाइड, ओके। एसिटल्डिहाइड जो है वो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, C2H5OH यानी इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मींस मैं अगर ओवरऑल रिएक्शन लिखूं यहाँ पर, देखो यहाँ पे यहीं पे लिख देती हूँ, इसका मतलब क्या हो गया कि 2 मॉलिक्यूल पाइरुवेट के, ओके, 2 मॉलिक्यूल पाइरुवेट के
डी कार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, और NADH2 NAD में कन्वर्ट हो तो किस में बदल जाएगा? दो मॉलिक्यूल इथेनॉल प्लस दो मॉलिक्यूल किसके कन्वर्ट होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं। बात क्या आई थी? चेंज यहाँ इसीलिए रिएक्शन लिखी थी, ऊपर वाले में CO2 नहीं बनी है, इसमें CO2 बनी है। ओके, और नेट गेन अगर ओवरऑल बोलूं तो क्या होगा बच्चा? नेट गेन क्या होगा? देखो NADH2 तो जो बना था वो तो यूज हो गया है ना? NADH2 जो बना है वो तो यूज हो गया है, इससे NADH को तो हिसाब होगा नहीं, तो इसका मतलब एंड में क्या बनेगा? कितनी एनर्जी बनेगी? टोटल 2 ATP एनर्जी मिलेगी। तो जहां पर भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, जैसे यूकेरियोट में क्या कहते हैं, रेड ब्लड कॉर्पस भी हैं, है ना, मसल सेल्स भी हैं, तो उसमें भी ऐसी प्रोसेस जब होती है तो मसल सेल्स में तो एनारोबिक कंडीशन होती है। आरबीसी में भी क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, केवल साइटोप्लाज्म नहीं होता है, तो वहां पे भी सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस ही होता है। हमारी बॉडी में मिलने वाले जो इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स है ना, एस्केरिस्टीनिया वगैरह, हेलमिंथिस, उनमें भी ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, और ओवरऑल जो है प्रोकैरियोट्स में तो होता ही है। ओके, तो अल्टीमेटली एग्जांपल समझ में आ गए। ऐसे ही कुछ अदर बैक्टीरिया भी है ना, अदर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया भी है, जिसमें जो है एसिटिक एसिड बैक्टीरिया, ब्यूटायरिक एसिड बैक्टीरिया, तो इसका जो नाम पड़ा है ना, वो जिसका पाइरुवेट जिसमें एंड में कन्वर्ट होता है उसके हिसाब से इसका नाम होता है। ओके, तो ये थे हमारे एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एसिडिक फर्मेंटेशन। अब नेक्स्ट करते हैं हम एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या आता है अपना। डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। आइए, पहला नंबर 1 आपको सबको पता है, अभी पीछे बात की थी, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है ना, जबकि ये क्या होता है? ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। ओके, क्लियर हो गया फंडा? ठीक है, ये रिएक्शन जो होती है इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, ओके, हम इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया क्यों कह रहे हैं? ग्लाइकोलाइसिस तो कॉमन है दोनों के लिए, इसे सेकंड स्टेप में ही डिफरेंस करेंगे ना। तो जबकि ये क्या होती है? इन साइटोप्लाज्म लिख दूं मैं, है ना, या कंपैरिजन में बोलूंगी तो क्या होगी? आउटसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, कंपैरिजन के हिसाब से ये वर्ड बोलते हैं, आउटसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, अब आ जाते हैं, देखो नंबर 3, यहाँ CO2 कंपल्सरी है ना, कंफर्म है कि CO2 तो बनेगी ही, लेकिन यहाँ CO2 में भी, है ना, मे बी प्रोड्यूस और नॉट, क्यों? देखो यहाँ पे एक बात होती है, कौन सी अभी बोली थी पीछे, लैक्टिक एसिड में CO2 नहीं बनता, केवल किसमें बनता है? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन बनता है, तो यहाँ CO2 बनता है, जबकि यहाँ कंफर्म है कि CO2 तो बनेगा ही। ओके, आ जाइएगा। एंड प्रोडक्ट जो होता है, इसका हमेशा क्या होता है? ऑलवेज क्या होता है? इनऑर्गेनिक। ओके, ऑलवेज इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ओके, जबकि यहाँ क्या होता है? वन ऑर्गेनिक मस्ट, है ना, वन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मस्ट है, पक्का है, बनेगा ही। जैसे क्या बोला, मान लिया लैक्टिक एसिड है, वो तो टोटली हमें जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड ही बना है, लेकिन अल्कोहलिक में भी बना है ना, तो आपको पता है C2H5OH अभी तक पड़ा है, चाहे वो एक इनऑर्गेनिक बन गया है, लेकिन एक ऑर्गेनिक साथ में जरूर है, लेकिन इसमें केवल इनऑर्गेनिक ही बनते हैं। क्लियर? आ जाइएगा। अब अगला देखो, अगला पॉइंट कौन सा है हमारा? यहाँ जो NADH जो ग्लाइकोलाइसिस बनते हैं ना, NADHH+ वाला जो वापिस ऑक्सीडाइज होता है ना, वापिस ऑक्सीडाइज होता है, वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ना, जबकि ये जो वापिस ऑक्सीडाइज होता है इस वाले में, एरोबिक में, कहाँ था? अभी पीछे देखा था मैंने, साइटोप्लाज्म में ही हो गया। ओके, अगला आता है देखो
नंबर 6 एनर्जी। क्लियर? एनर्जी जो है वो यहाँ पे आपको पता है कितनी थी, 36 एटीपी, या मैं आपको फिर कह रही हूँ, आपको पिछले वीडियो में बोला था कि कुछ कुछ जगह पर 38 एटीपी लिखा होता है। ये डिपेंड करता है कि उस साल एनसीईआरटी का कौन सा आएगा। बात ये वास्तव में कि सटल कौन सा का, मैलेट एस्पार्टेट सटल है तो ये, और ग्लिसरॉल सटल है तो ये, है ना। और ध्यान रखना आंसर सही कौन सा मानेगा, जिस साल तुम्हारी एनसीईआरटी में कौन सा, तुम जिस साल पेपर दे रहे हो उसकी 11th की एनसीईआरटी में कितना एटीपी लिखा हुआ है, वास्तव में वही हमारा वैलिड आंसर होता है। ठीक है, चलो। जबकि यहाँ पे क्या था, जो NADH2 से मिलने वाली एनर्जी थी वो तो यहाँ मिली नहीं, है ना। तो इसका मतलब कौन सी होगी, कितना, केवल ग्लाइकोलाइसिस वाला एटीपी प्रोडक्शन वो ही काम आएगा। क्यों? क्योंकि NADH तो क्या था, अभी बड़ा कार्बन है, ये रहा NADH, कहाँ था, हाँ ये रहा, है ना। ये तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडाइज, ये साइटोप्लाज्म में वापस जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया था। तो इसका मतलब NADH तो जो बना था वो यूज हो ही गया। तो इसका मतलब एंड जो एनर्जी का गेन है वो तो सिर्फ 2 एटीपी ही मिलते हैं, जो कि ग्लाइकोलाइसिस के एंड में मिलते हैं। ओके, और लास्ट में ये एग्जांपल मैं पहले लिख चुकी थी, आपको बोल भी चुकी थी, ये तो क्या होंगे, मोस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मोस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जबकि इसमें कौन कौन आ जाएंगे आपको पता है, ऑल प्रोकैरियोट्स। ओके, अगला क्या है, मैंने अभी बोला था मसल सेल्स, है ना। अगला क्या है, यीस्ट। देखो ये सब, ये दोनों ऐसे हैं जिसमें एरोबिक तो होता ही है लेकिन एनारोबिक भी होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने बोले थे हेलमेंथीज, है ना, हेलमेंथीज। ओके, जैसे कि टीनिया, है ना, एस्कैरिस, ये कौन से वाले हैं, जो हमारी इंटेस्टाइन में पैरासाइट के रूप में रहते हैं, हमारी इंटेस्टाइन में पैरासाइट के रूप में रहते हैं। और एक लास्ट जो वास्तव में बोलना था, सबसे जरूरी वाला पॉइंट, जो नीचे अभी दिखेगा नहीं, तो कौन सा पॉइंट है हमारा, ये जो है इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन है। और यहाँ क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जो हम पिछले उसमें भी देख रखे हैं। क्या लिखा था हमने, C6H12O6 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 प्लस H2O में, यानी कि कार्बन से जुड़े हुए सारे के सारे हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं और ये टोटली इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, साथ में ये जो एनर्जी निकलती है। लेकिन यहाँ क्या था, अभी रिएक्शन लिखी थी, याद है आपको, ये जो C6H12O6 है, ये या तो लैक्टिक एसिड में होगा और या ये इथेनॉल में होगा। इसका मतलब कार्बन के साथ अभी भी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसका मतलब टोटल ऑक्सीडेशन प्रोसेस यहाँ हुई नहीं है। तो ये था हमारा डिफरेंस एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। ओके।